हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। एलेक्स गुरु पर आज हम लेकर के आए हैं 555 टाइमर आईसी के लेक्चर सीरीज में एक और लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि कैसे हम फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को फास्ट वे में एग्जाम में याद रख करके बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि ये मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल या अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता क्या है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें, ताकि हम उस पर आपके लिए वीडियोस बनाएं। तो देखिए, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में सबसे पहले हम इसको समझे कि मोनोस्टेबल का मतलब क्या है। देखिए, आप जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के स्टेट्स की बात करते हैं तो आपके पास में, डिजिटल सर्किट के स्टेट्स की आप बात करते हैं तो आपके पास में दो स्टेट्स होती हैं, एक हाई और एक लो। आप इसको +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, 0 वोल्ट, +5 वोल्ट ऐसे ले सकते हैं। लेकिन जब हम जनरल वे में अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये, अगर मैं टाइम ले लूं और ये आउटपुट वोल्टेज ले लूं, तो दो स्टेट्स हम मान सकते हैं कि या तो मेरा आउटपुट लो होगा या फिर मेरा आउटपुट हाई होगा। तो मोनोस्टेबल सर्किट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मोनोस्टेबल सर्किट का मतलब ये हुआ कि मेरे सर्किट का आउटपुट किसी एक स्टेबल स्टेट को मेंटेन करेगा। अगर सर्किट में कोई चेंज होता है तो उस चेंज के साथ वो अपनी स्टेट चेंज करेगा। अगर ट्रिगर इनपुट आया तो ट्रिगर इनपुट आने के साथ वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, और एक निश्चित समय के बाद वो वापस स्टेट चेंज करने के बाद अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। मतलब अगर वो लो है, पहले स्टेबल स्टेट अगर लो है तो वो फिर से लो हो जाएगा और लो बना रहेगा जब तक कि अगला ट्रिगर ना आ जाए। यही अगर हाई स्टेबल स्टेट होगी तो वो हाई बना रहेगा जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगर ना आ जाए। बाइस्टेबल, अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि बाइस्टेबल अगर मल्टी वाइब्रेटर की मैं बात करूंगा तो दोनों स्टेट्स स्टेबल, वो लो है, ट्रिगर आ रहा है, और अगर लो से वो हाई हो रहा है तो वो हाई बना रहेगा जब तक कि अगला ट्रिगर ना आ जाए। ट्रिगर आने पर ही वो लो रहेगा और फिर लो बना रहेगा जब तक कि अगला ट्रिगर ना आ जाए। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में ऐसा नहीं होगा। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में आपका आउटपुट 0 और 1 के बीच में, लो और हाई के बीच में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन डिपेंड करेगी आपके सर्किट कंपोनेंट्स पर। जैसे अगर हमें सपोज ये एक स्क्वायर वेव जैसा हमें दिख रहा है, तो अगर मुझे कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसमें मुझे स्क्वायर वेव जनरेट करना है तो मैं एज ए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर उसको यूज कर सकता हूँ। तो अभी हमने ये समझा कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मतलब क्या है। कुल मिलाकर के सिंपल शब्दों में हम बोले तो हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ही ट्रिगर आएगा, आपका जो मल्टी वाइब्रेटर है वो मल्टी वाइब्रेटर अपनी स्टेट चेंज करेगा और कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फिर से अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। स्टेबल स्टेट लो है तो वो लो बना रहेगा, ट्रिगर के साथ वो हाई होगा, और ट्रिगर के साथ हाई होने के बाद कुछ समय के बाद में वो फिर से लो होकर के और लो बना रहेगा। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाने के लिए हमें 555 टाइमर आईसी के फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है, और उस फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को समझाने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, और उस वीडियो का यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर से देखें और देखें कि हम उस कैसे आसानी से, यहाँ पर अब हम समझें कि कैसे आसानी से हम उस फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए, हमने आपको वहां पर भी बताया था, फिर हम यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि दो कंपैरेटर आपको बनाने हैं, और दो कंपैरेटर के साथ साथ आप एक आरएस फ्लिप फ्लॉप बना लें। क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर हैं वो यही है। आरएस फ्लिप फ्लॉप में ये जो दो इनपुट्स होते हैं उनमें एक आर इनपुट है, एक एस इनपुट है। दो आउटपुट होंगे, एक क्यू होगा और एक क्यू बार होगा। ये जो क्यू बार आउटपुट है यही आपकी आईसी का आउटपुट कहलाएगा।
तो इसको हमने आउटपुट शो कर दिया है। यहाँ से हमें आउटपुट मिलने वाला है। और ये जो ऊपर वाला कंपैरेटर है, इस कंपैरेटर को हमने कंपैरेटर 1 बोलना है और इस कंपैरेटर को हम कंपैरेटर 2 बोलेंगे। तो ये आपका कंपैरेटर 1 है, ये आपका कंपैरेटर 2 है। ये दो कंपैरेटर हमें बनाने हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हमने यूज किया था वो था एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, जिसमें 3 इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंसेस R1 मान के रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट कर रखे थे। इन तीनों रेजिस्टेंसेस की पोजीशन आप देखिए, हमें ये रेजिस्टेंसेस इस टाइप से कनेक्ट करने हैं, एक कंपैरेटर 1 से पहले, दूसरा कंपैरेटर 1 और 2 के बीच में, और तीसरा कंपैरेटर 2 के बाद में, और फाइनली हमें इसको ग्राउंड करना है। तो ये हमने प्लस VCC यहाँ कनेक्ट किया है, और 3 रेजिस्टेंसेस जिनके मान मैं R1 बोल रहा हूँ, और ये जनरली 5K होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको 555 टाइमर बोलते हैं। यहाँ जो ये प्लस वाला टर्मिनल है, इस प्लस वाले टर्मिनल को आपको इस पॉइंट पर कनेक्ट करना है, और ये जो माइनस वाला टर्मिनल है, इस माइनस वाले टर्मिनल को आपको इस पॉइंट से कनेक्ट करना है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर वोल्टेज हम VTL बोलते हैं, जो कि 1/3 VCC होगा, और इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है ये होगा 2/3 VCC, और इसको हम बोलते हैं VTH। ये 2/3 VCC और 1/3 VCC आप आसानी से देख सकते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। टोटल करंट यहाँ से बहने वाले करंट का अगर मैं बात करूं तो VCC अपॉन 3R1 होगा। यहाँ से ग्राउंड तक का वोल्टेज VCC, ये जो करंट है, इनटू R1 होगा। करंट का मान VCC/3R1 है, तो ये 1/3 VCC हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो 2R1 है, इसलिए यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा I इंटू 2R1, तो यहाँ से 2/3 VCC मिल जाता है। तो ये जो थ्रेशोल्ड है VTH, हाई थ्रेशोल्ड 2/3 VCC हो गया, लो थ्रेशोल्ड TL VTL 1/3 VCC हो गया। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल पर हम एक्सटर्नली ट्रिगर अप्लाई करेंगे, और ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है, इसे हम थ्रेशोल्ड इनपुट टर्मिनल बोलते हैं। पिन नंबर 6 होता है, इसको देखिए हम यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस की सहायता से। ये एक्सटर्नल थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, और एक कैपेसिटर हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा कनेक्ट करेंगे। और इसी टर्मिनल को यहाँ देखिएगा, आप इसको अच्छे से समझिएगा। इसी टर्मिनल को यहाँ पर मैं एक जम्पर बना देता हूँ। इसी टर्मिनल को हम एक NPN ट्रांजिस्टर पर कनेक्ट करते हैं, जिसका एमीटर ग्राउंड है, और बेस एक रेजिस्टेंस की सहायता से Q बार से कनेक्टेड है। तो ये आपका एक NPN ट्रांजिस्टर हो गया, जिसका एमीटर आपने इस कैपेसिटर C से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ रेजिस्टेंस R है। तो वर्किंग समझने के लिए यहाँ पर हमने एक ट्रिगर इनपुट देना है, और ये अभी बाय डिफॉल्ट हाई है। जब हम इनपुट देंगे तो ये लो होकर के वापस हाई हो जाएगा। अगर आपको फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम याद है तो आप आसानी से एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एक्सटर्नली कनेक्ट करके इसी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम की सहायता से मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। कई बार अगर आपको कुछ बुक्स में अगर आपको देखने को मिले कि इस इंटरनल ब्लॉक डायग्राम को ना बना करके अंदर सिर्फ 555 लिख करके एक्सटर्नली पिन नंबर लिख करके ये कनेक्शंस अगर आपको करके दे रखे हैं, तो उस सर्किट को भी आप बना सकते हैं। लेकिन उस सर्किट को बनाने के केस में आप इंटरनली उस वर्किंग को एक्सप्लेन करने में
कमजोरी महसूस करेंगे, आप उसको उतनी आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंटरनल ब्लॉक डायग्राम अगर आप याद रखते हैं और बनाते हैं एग्जाम्स में तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और कई एग्जाम्स में अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर भी आपको इसकी वर्किंग अगर इंटरनली आपको याद है तो आप आसानी से अपना कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो अब देखिए हम इसकी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर ये समझना है कि आरएस फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है। आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में मैंने डिटेल में फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के वीडियो लेक्चर में बताया है। मैं फिर से यहाँ पर शॉर्ट में उसको रिकेप कर देता हूँ कि आर इनपुट, यहाँ जो ये पर्टिकुलर आर इनपुट है ये रीसेट इनपुट होता है। अगर इस पर हाई आएगा तो आउटपुट लो होगा, रीसेट होने की वजह से रीसेट कर देगा फ्लिप फ्लॉप, मतलब आउटपुट लो। सेट पर हाई है मतलब आउटपुट हाई। तो कंपैरेटर के जो आउटपुट्स है उन आउटपुट्स के अकॉर्डिंगली आपका फ्लिप फ्लॉप सेट रीसेट होगा। जब 0 0 होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। 1 1 आरएस फ्लिप फ्लॉप के केस में इनडिटरमिनेट स्टेट होती है, मतलब या तो क्यू बार दोनों हाई हो जाएंगे और दोनों लो हो जाएंगे। इसलिए आरएस फ्लिप फ्लॉप के केस में हम 1 1 इनपुट कभी भी अप्लाई नहीं करते और ना यहाँ पर वो इनपुट्स आने वाले हैं। अभी इस पर्टिकुलर केस में देखिए, अगर आप इस सर्किट को देखें और इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये मान रहे हैं कि आउटपुट हमारा लो है। अभी इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा क्या है, लो आउटपुट है। और अगर आउटपुट लो है मतलब यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो हमें पता है कि किसी ट्रांजिस्टर के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर जब आप हाई देते हो तो ट्रांजिस्टर ऑन होता है, मतलब कैपेस आपका जो कलेक्टर है वो एमिटर से कनेक्टेड है और ये वर्किंग कंडीशन में है। एज ए स्विच ये वर्किंग कंडीशन में है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर से करंट आपका इधर बह रहा है या सप्लाई से भी करंट इसी पाथ से बह करके और ग्राउंड हो रहा है। तो यहाँ पर कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है। कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ VTH है। ट्रिगर अगर हाई है, देखिए हम दोनों तरीके से इसको समझ रहे हैं ना। ट्रिगर अगर हाई है तो ये वैल्यू 1/3 VCC से ज्यादा है और ये वैल्यू अगर 1/3 VCC से ज्यादा है तो सेट आपका क्या होगा, आउटपुट आपका लो होगा। और यहाँ पर अगर आपको पॉजिटिव पर वैल्यू 0 मिल रही है तो यहाँ पर भी आपको आउटपुट 0 मिलेगा। और अगर ये दोनों 0 0 हैं तो आउटपुट में आपको स्टेट में कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि हमारा सर्किट इस पर्टिकुलर केस में है 0 0, आर और एस अगर 0 0 है तो उस कंडीशन में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और 0 ही बना रहेगा। नो चेंज वाले केस में आपका फ्लिप फ्लॉप अभी वर्क कर रहा है। अब जैसे ही हम ये ट्रिगर अप्लाई करते हैं, देखिए हमारा मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जब ट्रिगर अप्लाई करें तो आउटपुट हाई हो जाए और फिर थोड़ी देर में वापस वो लो हो जाए, क्योंकि अभी आउटपुट क्या है, लो। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही आपने ट्रिगर पल्स अप्लाई किया, ट्रिगर पल्स अप्लाई करते से ही आपका ये जो हाई है, यहाँ देखिएगा ये जो हाई है ये हाई चेंज होकर के लो हो गया है। कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ समय के लिए ये लो हो गया और ये लो हो गया। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंपैरेटर 2 जो है, इस कंपैरेटर 2 का जो आउटपुट पहले हम 0 कह रहे थे, अब देखिए आप इस पर्टिकुलर केस में आप समझिए इसको कि जब ये हाई से लो हुआ तो लो होने से कंपैरेटर 2 का जो प्लस टर्मिनल है, इस पर प्लस टर्मिनल पर वोल्टेज माइनस टर्मिनल से ज्यादा हो गया तो यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है। और ये 1 हो गया, ऊपर अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, ये 1 हुआ तो आउटपुट आपका देखिए यहाँ पर जो आउटपुट आपको मिल रहा था पहले 0 मिल रहा था, वो आउटपुट अब आपको चेंज होकर सेट 1 हो गया, रिसेट 0 है, मतलब आउटपुट आपका हाई हो गया। और ये 1 है तो क्यू बार है, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कॉम्प्लीमेंट होने से, 0 होने से यहाँ जो ट्रांजिस्टर आपका, ये जो ट्रांजिस्टर आपका ऑन था, अब बेस टर्मिनल पर आपको क्या मिल गया है, लो मिल गया है। तो बेस टर्मिनल लो मिलने से ये आपका ऑफ हो गया। और ये ऑफ होने से ये जो कनेक्शन पहले ग्राउंड तक एस्टेब्लिश हो रहा था, ये कनेक्शन आपका
कैपेसिटर को देखिए, यहाँ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कैपेसिटर पहले जो ग्राउंड हो रहा था, या यहाँ से सप्लाई को जो आपको ग्राउंड मिल रहा था, ये सप्लाई को जो ग्राउंड मिल रहा था, ये अब डिस्कनेक्ट हो गया, और ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो आपका पर्टिकुलर सप्लाई है, ये सप्लाई अब इस कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड होगा, और इसके थ्रू ग्राउंड होने से अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सर्किट इसको वर्किंग को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर तीनों वेव फॉर्म्स भी बना देता हूँ। आउटपुट में हम जो जो वेव फॉर्म्स ले रहे हैं, तीनों वेव फॉर्म्स बनाने में हम पहले यहाँ पर आपका ट्रिगर बना देते हैं। देखिए, जिस ट्रिगर इनिशियली आपका 0 टाइम से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो ट्रिगर आपका क्या था, हाई था। इस ट्रिगर को मैंने कुछ समय के लिए लो किया, और फिर से ये ट्रिगर तो मैं हाई कर देता हूँ। तो ये ट्रिगर में मैंने चेंज किया। ये आपका जो इनपुट है, ये ट्रिगर इनपुट है। ये वेवफॉर्म भी आपको बनाना रहेगा। तो ये ट्रिगर है, और इस ट्रिगर के साथ देखिए, जैसे ही आपने इस ट्रिगर पिन को पर लो किया, आपका ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का चार्जिंग स्टार्ट हो गया। पहले आउटपुट आपका यहाँ पर इस टर्मिनल पर हम आउटपुट ले लेते हैं। आउटपुट लो था, अभी पहले लो था, अभी देखिए क्या आउटपुट हो रहा है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। यहाँ पर हम आउटपुट लेंगे, तो मैं यहाँ पर कैपेसिटर पर वोल्टेज VC लिखना चाह रहा हूँ। तो देखिए VC क्या हो रहा है, VC का अब हम ये कह रहे हैं कि ये VCC के थ्रू रेजिस्टेंस, इस VCC रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के थ्रू करंट बहने लग गया है। तो अब कैपेसिटर का चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है विद टाइम कांस्टेंट RC। कैपेसिटर पर वोल्टेज अब चार्ज स्टार्ट हो गया है, और ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट यहाँ देखिए सेट 1 है, रिसेट 0 है, इसलिए ये आउटपुट आपका क्या हो गया, हाई हो गया। मतलब पहले आउटपुट आपका लो था, और जैसे ही ये इंस्टेंट बनी, वैसे ही आउटपुट आपका हाई हो गया, और हाई आउटपुट चल रहा है। ट्रिगर पिन पर जैसे ही हमने ट्रिगर दिया था, ये आपका नेगेटिव पर लो होने की वजह से आउटपुट हाई हो गया था। अब क्या होगा, जैसे ही ट्रिगर हटा, हम यहाँ पर ये फिर से कट कर रहे हैं, फिर से ये हाई हो गया है, और ये अगर हाई हो गया है, तो ये फिर से क्या हो गया, देखिए नेगेटिव पर हाई हो गया, मतलब ये फिर से 0 हो गया। और 0 होने की वजह से देखिए, आप यहाँ पर देखिए फ्लिप फ्लॉप का रोल आपको समझ में आ जाएगा कि अब 0-0 होने से स्टेट चेंज नहीं होगी। मतलब आउटपुट आपका ट्रिगर अगर आपने यहाँ से हटा लिया, तो भी आपको आउटपुट तो क्या मिलेगा, हाई ही मिलेगा, क्योंकि R और S सब 0-0। अब चेंज कहाँ आएगा, चेंज आपका इस पर्टिकुलर कंपैरेटर 1 के पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव टर्मिनल पर फिक्स वोल्टेज 2/3 VCC लगा हुआ है, और इसीलिए ये अभी जब तक कैपेसिटर पर वोल्टेज 2/3 VCC से ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक नेगेटिव पर वोल्टेज ज्यादा रहेगा, इसलिए ये 0 ही रहेगा। अब कैपेसिटर की जो चार्जिंग चल रही है, ये चार्जिंग जब बढ़ते बढ़ते, अगर हम ये कहें कि यहाँ पर सपोज ये वैल्यू आपकी 2/3 VCC है, तो जब ये इस 2/3 VCC पर आ जाएगा, ट्रिगर हट गया है, ट्रिगर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2/3 VCC से ज्यादा जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज हुआ, अब यहाँ पर वोल्टेज ग्रेटर देन 2/3 VCC है, तो क्या होगा, पॉजिटिव पर ज्यादा वोल्टेज, तो ये 0 वोल्टेज नहीं है, अब 2/3 VCC से ज्यादा वोल्टेज है, तो ये पॉजिटिव पर ज्यादा वोल्टेज हुआ, तो ये 0 से यहाँ 1 हो गया, और ये 1 हो गया, तो ये आपका आउटपुट 0 गया। मतलब जैसे ही आपका ये इंस्टेंट पहुंचेगा, आपका ये जो आउटपुट पहले लो से हाई हुआ था, ये आउटपुट हाई से फिर से क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और अब लो बना देगा। कैसे बना रहेगा हम वो भी देखते हैं। जैसे ही ये 1 से 0 हुआ, ये 0 से 1 होगा, और ये 1 होगा, तो ये ऑन से वापस ऑफ से वापस ऑन हो जाएगा, और ऑन हो गया मतलब अब ये सप्लाई को भी ये वाला ग्राउंड पाथ मिल गया, और ये कैपेसिटर भी इस पाथ से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों को ये ग्राउंड मिल गया, और ग्राउंड मिलने की वजह से ये डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब डिस्चार्जिंग जैसे ही स्टार्ट हुई, ये फिर से प्लस जो वोल्टेज है, ये प्लस टर्मिनल पर जो वोल्टेज है, ये 2/3 VCC से नीचे आएगा,
और ये 2/3 VCC से नीचे आया तो नेगेटिव पर ज्यादा वोल्टेज हो गया, तो ये फिर से 0 हो गया, और अब फिर 0 0 हो गया, तो आउटपुट में जो 0 है ये 0 बना रहेगा। अब इस 0 को कोई चेंज नहीं कर सकता जब तक कि फिर से आप ट्रिगर लगा करके इस 1 को, इस 0 को 1 ना बदल दे। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपकी यही स्टेट अब बनी रहेगी। तो यहाँ देखिए, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है, ये जो आउटपुट आपको यहाँ पर मिल रहा है, इस आउटपुट से आपको क्लियर हो रहा है कि हमें आउटपुट में एक स्टेबल स्टेट मिल रही है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि देखिए, आपका जो कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है, वो जो चार्जिंग अगर आपका फास्ट गति से हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको आउटपुट का ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन कम और ज्यादा हो सकता है। अगर फास्ट चार्ज होगा तो ड्यूरेशन कम होगा, स्लो चार्ज होगा तो ड्यूरेशन ज्यादा होगा। ये जो आउटपुट का कम और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हाई और लो होना, ये डिपेंड करेगा आपके कैपेसिटर के चार्जिंग टाइम पर। तो कैपेसिटर का जो चार्जिंग टाइम है वो टाइम कांस्टेंट आरसी होता है, उस पर डिपेंड करता है। और उस इस पर्टिकुलर केस में, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के केस में, जो टाइम कांस्टेंट टी रहेगा, यहाँ पर ये जो ऑन टाइम रहेगा, इस ऑन टाइम की अगर हम बात करें तो ये होता है 1.1 इंटू आरसी। तो ये भी कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन कितना होता है, तो ये ड्यूरेशन 1.1 आरसी होता है। आप आर और सी के मान को चेंज करके इस ड्यूरेशन को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का वर्किंग पूरी तरीके से समझा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ऐसे ही आगे हम आपको अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की वर्किंग भी समझाएंगे, और बाकी जो मल्टी वाइब्रेटर के अलावा भी जो 555 टाइमर आईसी के एप्लीकेशन है, जिसमें हम वेव फॉर्म्स जनरेट करना, हम इससे कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस पर भी हम वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे। आप ने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और साथ ही साथ आप इस ऐसे और वीडियोस हम बनाते रहें, इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।